जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग चर्चा करने वाले हैं मुग़ल वंश, और मुग़ल वंश में हम लोग बाबर का इतिहास, बाबर का जीवन परिचय, बाबर ने अपने जीवन में कौन कौन से युद्ध लड़े और उनका जो प्रारंभिक संघर्ष है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मुग़ल वंश की बात करते हैं। जो मुग़ल वंश की स्थापना है, मुग़ल वंश के संस्थापक की बात करते हैं, वो तो आपको पता है। मुग़ल वंश की स्थापना तो की थी बाबर ने। वो कब की थी? 1526 से। जो मुग़ल वंश का भारत में जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1526 से लेकर 1857 तक। लेकिन इस शासनकाल को भी दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन कौन से? एक तो आपका हो गया टाइम 1526 से हो गया आपका 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1552 से लेकर औरंगजेब की हम बात करते हैं, तब तक आपका मुग़ल शासन काल भारत में उसका साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। और बात करते हैं जो 1707 के बाद में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो शासक बनता है वो बहादुर शाह बनता है। बहादुर शाह 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अपना राजा बनता है। 1707 से लेकर 1857 तक की बात करते हैं, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, वो शासनकाल होता है। वो उतना शक्तिशाली शासनकाल होता नहीं है, कमज़ोर शासनकाल होता है। लेकिन ओरिजिनलिटी बात यही है कि मुग़ल वंश है, मुग़ल वंश का शासनकाल, भारत का जो मध्यकालीन शासन है, इतिहास है, उसमें जो शासनकाल है उनका 1526 से लेकर कब है? 1857। दो भागों में बांटा है, वो मैंने बता दिया। बाबर से औरंगजेब शक्तिशाली शासन था, और बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय तक शासनकाल अपना कमज़ोर था। तो हम चर्चा करेंगे आज इसमें बाबर के इतिहास के बारे में। तो देखो, एकदम सटीक बातें करेंगे। ये बाबर की फ़ोटो तो आपने देखी होगी, ये रहे आपके साथ बाबर दिखाई दे रहे होंगे आपको। बाबर की इमेज मैंने आपको दिखा दी। एकदम सटीक सरल तरीके से हम लोग बाबर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर का जन्म की डेट क्या है आपकी? जन्म की डेट है 14 फरवरी 1483। डेट आपको याद हो जाएगी क्योंकि ये डेट है वैलेंटाइन डे की। 14 फरवरी को कौन सा दिन है? वैलेंटाइन डे है। तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था। पूरा नाम की बात करें, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम था। जन्म स्थान की बात करते हैं, बाबर का जन्म हुआ कहाँ था? फरगना घाटी, तुर्किस्तान, जिसको पहले तुर्की राज्य के नाम से जाना जाता था। जन्म डेट हो गई, पूरा नाम हो गया आपका। जन्म स्थान की बात हमने कर ली, फरगना घाटी, तुर्किस्तान। पिता का नाम बात करें, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर के वंशज थे। तैमूर बोल सकते हैं, तुर्क वंशज बोल सकते हैं। और माता की बात करें, माता का नाम था कुतलुग निगार खान। मैं नाम नहीं लिखना है, कुतलुग निगार खान, जो कि मंगोल के वंशज थे, या हम लोग बोल सकते हैं चंगेज खान के वंशज थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मुग़ल वंश है, जो इन दो वंशों से मिलकर बना। दो वंश कौन कौन से हो गए? तैमूर प्लस मंगोल बोल सकते हैं, या तुर्क प्लस मंगोल बोल सकते हैं। आपका जो मुग़ल वंश है इन दो वंशों से मिलकर बना है। कौन कौन से वंश हो गए आपके? मुग़ल हो गया, एक तो आपका हो गया तुर्क वंश हो गया, और इसके साथ में आपका कौन सा हो गया? मंगोल। और यदि हम इसका मुग़ल का यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है आपका बहादुर। इसका अर्थ क्या होता है? बहादुर इसका अर्थ होता है। क्योंकि उनके जो पिता थे तैमूर वंशज के, तुर्क वंशज के, और माता की बात करते हैं चंगेज खान के वंशज, जो कि मंगोल वंशज के नाम से जाना जाता है। पत्नियों की बात करते हैं, इनकी इतिहासकारों का कहना है इनकी 11 बेगमें थी, 11 पत्नियां थी। बेटे बेटियों की हम बात करते हैं तो 11 बेगम थी, तो एक के यदि 2 होता है तो भी 22 हो जाएंगे। तो इनके इतिहासकारों का कहना है कि इनके पुत्र पुत्रियों की बात करते हैं 20 थे। लेकिन इतिहास में जो जिसका परिचय, जिसने कुछ ना कुछ किया होगा, उन्हीं की चर्चा होती है। आगे हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हुमायूं ने बाबर की मृत्यु के बाद में जो साम्राज्य को अलग अलग भाइयों में बांटा था, वो जैसे 3 भाइयों में बांटा था, ऐसे बोला जाता है 3 भाई था, एक चचेरे भाई में। यहाँ बेटे बेटियों की बात हो रही है, तो बेटियाँ हो सकता है ज़्यादा थी। तो जो सबसे बड़ा पुत्र था बाबर का, वो था आपका हुमायूं। जो बाबर की मृत्यु के बाद में जो राजगद्दी पर बैठता है, शासन व्यवस्था चलाता है आगे, वो हुमायूं उत्तराधिकारी आपका था हुमायूं। तो जीवन परिचय आपके सामने, जन्म हो गया, पूरा नाम हो गया, जन्म स्थान हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, पत्नी बेटे बेटियाँ हो गई। और उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि बाबर के जो पिता है वो आपके फरगना के शासक थे उस समय।
फरगना के सूबेदार बोल सकते हैं, शासक बोल सकते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है 1494 ईस्वी में। क्यों होती है कि आसपास जितने भी छोटे मोटे प्रदेश थे, उनके जितने भी पारिवारिक संबंधी थे, उनसे उनका अच्छा व्यवहार नहीं था, जिसके कारण क्या होती है कि उनके सगे साले से संघर्ष होने के कारण उनके सगे साले के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और वो मात्र 11-12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बनता है। भाई जब फरगना पर पहले उनके पिता का शासन था, उमर शेख मिर्ज़ा सगे साले से उनका संघर्ष होने के कारण 1494 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है और मात्र 11-12 साल की उम्र में वो फरगना का क्या बन गया, शासक बन गया। तो हम लोग अब पढ़ेंगे 12 साल की उम्र में वो राजा बन जाते हैं, फरगना का शासक बन जाते हैं। उसका जो प्रारंभिक संघर्ष है हम लोग चर्चा करेंगे, प्रारंभिक संघर्ष की। उस समय तुर्की राज्य की एक राजधानी थी, नाम था उसका समरकंद। तो बाबर की एक ही इच्छा थी कि मैं समरकंद के ऊपर अपना राज करूं। तो बाबर का जो प्रारंभिक संघर्ष है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाबर ने प्रारंभिक संघर्ष किस प्रकार किया था। जब वो 1494 ईस्वी को फरगना का शासक बना था, उसकी उम्र मात्र 12 साल थी। उसी समय वो समरकंद को जीतने का प्रथम प्रयास किया था उसने, लेकिन वो असफल रहता है। समरकंद की बात करते हैं, उस समय तुर्की राज्य की ये राजधानी थी, ये मेन पॉइंट यही था समरकंद है। और बाबर की जिज्ञासा यही थी कि मैं समरकंद के ऊपर अपना शासन व्यवस्था या अपना राज करूं। तो सबसे पहले 12 साल की उम्र में उसने कर दिया समरकंद के ऊपर आक्रमण। आक्रमण करने के बाद में वो जीतने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या रहता है, आपका असफल रहता है। फिर 3 साल बाद में फिर कोशिश करता है, 1497 ईस्वी को फिर प्रयास किया। इस बार बाबर को क्या मिली, जीत मिली, लेकिन मात्र वो भी कितने दिन तक उसने शासन किया, 100 दिन तक, 3 मंथ बोल सकते हैं, 3 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा। समरकंद को जीत तो जरूर लिया था 1497 ईस्वी में, लगभग उम्र उनकी कितनी थी, 15 साल 16 साल उम्र थी उस समय उसने समरकंद को जीता, लेकिन शासन सिर्फ 100 दिन तक कर पाया, फिर उसको वहाँ से भागना पड़ा। आगे हम बात करते हैं, फिर वो क्या करता है, 1501 ईस्वी में फिर 4 साल बाद में फिर वो समरकंद पर आक्रमण करता है, फिर समरकंद को जीत लेता है। इस बार वो 8 माह तक शासन करता है, 8 महीने तक उसने फिर से शासन किया। कहाँ पर, समरकंद पर। फिर उसको वहाँ से शासन व्यवस्था छोड़कर भागना पड़ता है। फिर उसने ऐसे सोच तो लिया था भाई समरकंद पर शासन करना इतनी आसान बात तो है नहीं। फिर वो क्या करते हैं, 1504 ईस्वी की बात करते हैं। 1504 ईस्वी में उसने काबुल और गजनी के क्षेत्र को उसने क्या कर लिया, जीत लिया, जो कि वर्तमान की बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा वाले क्षेत्र हैं। उसने काबुल और गजनी के क्षेत्र को जीता। कब जीता, 1504 में। ये उसके प्रारंभिक संघर्ष की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और 1507 में उसने अपने स्वयं को बादशाह की उपाधि धारण की। भाई खुद ने ही बादशाह की उपाधि धारण की है। यदि आपको ये भी पूछ लें कि बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की, जब उसने काबुल और गजनी के क्षेत्र को जीता। और काबुल और गजनी के क्षेत्र की हम बात करें, वो कब जीता था उन्होंने, 1504 ईस्वी में। वो क्षेत्र जीतने के बाद में 1507 में बाबर स्वयं को बादशाह की उपाधि धारण करता है और फिर एक बार समरकंद पर वापस आक्रमण करता है। 1511 में एक बार फिर समरकंद पर वो आक्रमण करता है और इस बार उसको जीत हासिल होती है। और 1512 में फिर सता खोदी और वहाँ से भागना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि जो तुर्की राज्य की जो राजधानी थी समरकंद, उसके ऊपर बाबर ने कितनी बार संघर्ष किया, लेकिन उसको असफलता का सामना करना पड़ा। बाबर ने अपनी जो बाबरनामा आत्मकथा पुस्तक है उसमें ये बात लिखी थी कि मैं एक जगह पर 2 रमज़ान कभी एक साथ नहीं मना पाया। कारण यही था कि वो समरकंद था, वहाँ पर वो ठीक तरीके से शासन नहीं कर पाया। बार बार उसको जीत मिल रही थी, लेकिन वहाँ से उसको हार का सामना करके वहाँ से उस क्षेत्र को छोड़कर भागना भी पड़ रहा था। तो ये तो था बाबर का प्रारंभिक संघर्ष से। तो उसने फिर सोच लिया कि यहाँ पर तो अपनी बात बनने वाली नहीं। फिर वो क्या करता है कि मध्य एशिया और वहाँ समरकंद को छोड़कर वो भारत की ओर आगे बढ़ता है। तो देखो आगे हम चर्चा करते हैं अपना भारत की तरफ की। अब देखो आगे क्या है, अपना मध्य एशिया और समरकंद में असफलता के बाद बाबर किस ओर बढ़ता है, भारत की ओर बढ़ता है। उस समय भारत पाकिस्तान सब एक ही थे, वो क्षेत्र सब सम्मिलित था। वो बाबर क्या करता है, मध्य एशिया और समरकंद वाला क्षेत्र में तो वहाँ शासन व्यवस्था ठीक से वो कर नहीं पाता है, ठीक से अपनी राज व्यवस्था चला नहीं पाता है। तो वहाँ पर असफलता के बाद में वो भारत की ओर आगे बढ़ते हैं और वो बाबर ने भारत पर आक्रमण की बात करते हैं। जो पहले वो आक्रमण सीमा वाले क्षेत्रों के ऊपर करता है, वहाँ पर छोटे छोटे आक्रमण करता है, छोटे छोटे क्षेत्रों को क्या करता है, जीतता है
और जिस प्रकार उन्होंने आक्रमण किए हैं उन आक्रमण के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर ने सबसे पहले 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा क्षेत्र को जीता। बाजौर और भेरा क्षेत्र को जीता, और जो भी वर्तमान में जो आपके जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले सीमा वाले क्षेत्र हैं, आपके बाजौर और भेरा क्षेत्र को जीता। कब जीता? 1519 ईस्वी को। ठीक है, 1519 को उसने बाजौर और भेरा वाले क्षेत्र को जीत लिया, और 1519 में फिर एक बार आगे वो पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, अपना पेशावर के क्षेत्र को भी वो क्या कर लेता है? जीत लेता है। जैसे जैसे वो छोटे छोटे क्षेत्र जीत रहा था, उसका हौसला बढ़ रहा था और वो आगे आगे प्रयास करता रहा था, अपनी शासन व्यवस्था को बढ़ा रहा था। 1519 में उसने बाजौर और पहले भेरा के क्षेत्र को जीता, उसके बाद में 1519 में पेशावर का क्षेत्र भी उसने पेशावर को भी उसने जीत लिया था। और 1520 में बाजौर भेरा से पंजाब के सियालकोट तक अधिकार कर लिया। बाजौर भेरा पर पहले से उसने जीत हासिल कर ली थी। पंजाब के सियालकोट, जो भी पंजाब का जो सियालकोट भाग है वो भी वर्तमान अपना किस में पाकिस्तान के अंतर उसका क्षेत्र सम्मिलित है। 1520 में बाजौर और भेरा से पंजाब के सियालकोट तक भी उसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और बात करते हैं 1524, लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग पर उसने क्या कर लिया? अधिकांश भाग उसने जीत लिए। ये जो जीत है बाबर की, ये भारत के अंदर की नहीं है, ये भारत के जो सीमा वाला क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने आक्रमण किए हैं। ये उनके 4 युद्ध बोले सकते हैं। पहला वाला जो युद्ध था 1519 वाला, वो उसमें बाजौर और भेरा क्षेत्र को जीता। उसके बाद में दूसरा जो 1519 में उसने भारत पर आक्रमण किया, उसमें पेशावर के क्षेत्र को जीत लिया। और उसके बाद 1520 की बात करते हैं, पंजाब के सियालकोट तक उसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और जो चौथा आक्रमण था, चौथे आक्रमण में उसने लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भाग को क्या कर लिया? जीत लिया। जो ये लाहौर, ये पंजाब का अधिकांश भाग हैं, अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर आता है ये क्षेत्र। तो ये तो था अपना, उस समय पाकिस्तान और भारत एक ही थे। तो ये तो थे बाबर का भारत पर आक्रमण, वो भी सीमा वाले क्षेत्रों की बात। अब हम बात करते हैं जब ये बाबर है भाई भारत के सीमा वाले क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहा था, उस समय अपना जो दिल्ली का सल्तनत था, दिल्ली का राजा था इब्राहिम लोदी, अन्य राजाओं ने सूचना भी दी थी कि बाबर भारत की सीमा पर आक्रमण कर रहा है, सीमा वाले क्षेत्रों को जीत रहा है। तो इब्राहिम लोदी ने वो बात टाल दी। उन्होंने बोला कि जब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेगा तब हम लोग उस पर आक्रमण करेंगे और उसको हराकर यहाँ से भगा देंगे। लेकिन इसका परिणाम कुछ उल्टा होता है। उल्टा होने के कारण क्या होता है कि बाबर के आक्रमण के समय कुछ भारत की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक दूसरे राजा एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, शासन व्यवस्था ठीक से चल नहीं रही थी। बाबर के आक्रमण के समय भारत के राजनीतिक स्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं, तो राजनीति उस समय ठीक नहीं थी। और उसका परिणाम क्या होता है तो देखो आप, सबसे पहले हम बात करें बाबर की भाई भारत की राजनीति उस समय बहुत खराब थी। आलम खान की बात करते हैं। आलम खान इब्राहिम लोदी के सगे चाचा थे, ठीक है। और दौलत खान की बात करते हैं। दौलत खान आपके पंजाब के सूबेदार थे। उन्होंने क्या किया? बाबर को भारत आने के लिए न्योता भेजा। उन्होंने बोला कि आप भारत पे आओ और भारत पे आप अपनी शासन व्यवस्था को चलाओ। किसने? एक तो आलम खान था जो इब्राहिम लोदी का सगा चाचा था। दौलत खान की बात करते हैं, वो पंजाब के क्या थे? सूबेदार थे। उन्होंने बाबर को भारत आने के लिए न्योता भेजा और बाबर को ये न्योता बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने अपने फ़ायदे की बात बाबर को अपने फ़ायदे की बात लगी और वह अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली की ओर चला गया, दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। पहले तो भारत की सीमा वाले क्षेत्रों में था, लेकिन जैसे इन्होंने न्योता भेजा, किन ने? आलम खान जो कि इब्राहिम लोदी का सगा चाचा था, दौलत खान जो पंजाब का उस समय सूबेदार था, उसे इब्राहिम लोदी की एक तो शासन व्यवस्था से खुश नहीं था, शासन व्यवस्था वो ठीक से चल नहीं रही थी, उसकी वजह से उनसे खुश नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया? बाबर को न्योता भेजा। बाबर को न्योता भेजा। उस समय की बात करें जब बाबर भारत में आता है, उस समय उत्तरी भारत का सबसे ताकतवर शासक था महाराणा संग्राम सिंह, मेवाड़ का शासक था। और उधर बिहार पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, उस साइड में आपके अफगान शासक थे। दक्षिण भारत की बात करते हैं, उस समय भी कुछ हिंदू शासक थे, लेकिन ज़्यादा जो बीच का मेन पॉइंट था दिल्ली की बात करते हैं, आगरा की बात में यहाँ पर मुसलमान की शासक जो अपना इब्राहिम लोदी की बात करते हैं, उनका शासन व्यवस्था यहाँ पर चल रही थी। जो मेवाड़ के राजा थे राणा संग्राम सिंह, उन्होंने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला। भाई उन्होंने भी बोला हम आपका साथ देंगे, आप यदि इब्राहिम लोदी को यहाँ से हराते और भगाते हो तो। किसने बोला? मेवाड़ के शासक, उत्तरी भारत के सबसे ताकतवर जो शासक थे, उन्होंने बोला कि हम भी आपके खिलाफ खड़े होंगे। और क्योंकि राणा जी की हो सकता है इब्राहिम लोदी से कोई पुरानी रंजिश होगी और इन्हीं सब के
चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए क्या कर दिया, ललकार दिया। पानीपत का जो प्रथम युद्ध की बात करते हैं वो किन किन के बीच में होता है, वो होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। लेकिन मैं आपको बात बता देता हूँ कि बाबर ने लड़ाई में जाने से पहले 4 बार पूरी जांच पड़ताल की। किसकी, भाई हम लोग किस प्रकार युद्ध करें, किस प्रकार की युद्ध नीति अपनाएं कि हमारी क्या हो, जीत हासिल हो। तो देखो शुरू करते हैं। ये तो इतनी देर तो थे सीमा वाले क्षेत्र, राजनीतिक स्थिति की बता दी, बहुत ख़राब थी। और आलम खान ने, दौलत खान ने भी उनको यहाँ पर न्योता भेज दिया और बोल दिया, राणा संग्राम सिंह ने भी बोला हम आपका साथ देंगे। अब ये जो युद्ध हो रहा है बाबर का भारत के अंदर पहला युद्ध था जो कि पानीपत का युद्ध है। युद्धों को याद करने का भी ट्रिक एकदम शानदार है कि बाबर आया, पानी पिया, फिर उसने खाना खाया, चाय पी, घर गया और मर गया। 4 युद्ध है मेन, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पानी पिया तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, मेन पॉइंट लिया इसमें, ऐसे कोई बकवास वाली कोई चीज़ नहीं ली है। आप देखते जाओ पूरे वीडियो को, एकदम जो मेन पॉइंट है, हम टॉपिक के अलावा किसी अदर बात पर तो चर्चा करते ही नहीं है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ कब, 21 अप्रैल 1526 को। युद्ध कब हुआ आपका, 21 अप्रैल 1526 को हुआ। और बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को इसमें क्या किया, पराजित किया। यदि हम हार की बात करते हैं, इसमें हार होती है आपकी इब्राहिम लोदी की। कहा जाता है कि उस समय इब्राहिम लोदी के पास सेना थी आपकी लगभग 1 लाख और बाबर के पास सेना थी लगभग 12-15 हज़ार सेना। लेकिन तोप खानों का उपयोग करके, तोपों का उपयोग करके एकदम सुदृढ़ प्रणाली से और सामने वाले दुश्मन के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि युद्ध अपना सूर्योदय से को शुरू हुआ था, दोपहर तक जाते जाते इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है। मतलब वो स्वयं मजबूरी में खुद है, भाई आपको उनको पता तो चल गया मैं खुद हार रहा हूँ, तो आप खुद आत्महत्या कर लेते हैं और उनके सैनिक वहाँ से भागने लगते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि इस युद्ध में क्या क्या मेन पॉइंट है। युद्ध हुआ है आपका 21 अप्रैल 1526 को और ये युद्ध किन किन के, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। और इसमें इब्राहिम लोदी क्या होता है, पराजित होता है और मारा जाता है। प्रथम बार, पहली बार तोप खानों का उपयोग किस युद्ध में होता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तोप खानों का उपयोग है वो बाबर ने किया था किस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुलगमा युद्ध नीति थी, तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था, बाबर ने किया था किस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और हम बात करते हैं तोप सजाने की जो विधि थी वो उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। उस्मानी विधि का मतलब तोपों को सजाने की इस प्रकार की विधि थी कि सामने वाले दुश्मनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। भाई आपको पूछ लें कि उस्मानी विधि का उपयोग, तोप सजाने की जो उस्मानी विधि है वो उसका उपयोग किस युद्ध में किया गया, पानीपत के प्रथम युद्ध में। आगे चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। और पहली बार तोप खानों का उपयोग कर लिया, ये बता दी, तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग इसमें कर लिया। तोप सजाने की जो विधि है वो तो आपकी होगी उस्मानी विधि का उपयोग किया। जो तोप के संचालक थे पानीपत के प्रथम युद्ध में वो कौन थे, उनका नाम क्या था, उस्ताद अली कुली। पूछ लेते हैं कभी कभी, पानीपत के प्रथम युद्ध में जिन्होंने तोपों का संचालन किया था वो कौन था आपका, वो था उस्ताद अली कुली था। कौन था, उस्ताद अली कुली था। और जो बंदूकधारियों का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, उस्ताद मुस्तफ़ा ने। यहाँ पर तो सेना से ज़्यादा उन्होंने नुकसान पहुँचाया था तोपों से, बंदूकों से। सामने वाले सेना के घुटने टेक दिए थे इन लोगों ने। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, मेन जो पॉइंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। उस्मानी विधि थी, तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली ने किया, बंदूकधारियों का नेतृत्व उस्ताद मुस्तफ़ा ने किया। और बाबर ने स्वयं को 1526 में बादशाह घोषित किया और मुगल वंश की क्या की, स्थापना की। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अपना और उसमें बाबर की विजय होती है, स्वयं को बादशाह घोषित करता है और मुगल वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। आपसे क्वेश्चन पूछे भारत में भी मुगल वंश की स्थापना कब होती है, बाबर का जन्म तो बहुत पहला होता है, लेकिन जो स्थापना की बात करते हैं मुगल 1483 ईस्वी में जन्म हो जाता है। लेकिन मुगल वंश की, जो मुगल वंश का शासक है वो 1526 में पानीपत के बाद में उसने मुगल वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। और युद्ध के पश्चात बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दी थी। कलंदर का मतलब क्यों दी, कलंदर नाम से संबंधित के मतलब है कि जैसे युद्ध को जीतता है, अपनी सेना में, अपनी जनता में वो चांदी के सिक्के बंटवाता है, दानता के कारण, उसकी उदारता के कारण लोगों ने उसे किसकी उपाधि दी, कलंदर की उपाधि। ये भी पूछ लेते हैं किस युद्ध के बाद में बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में बाबर को
कलंदर की उपाधि दी गई अपनी। और किसके कारण? उसकी दानता के कारण। लोगों में चांदी के सिक्के बंटवाए, क्यों नहीं बंटवाएगा? पहले तो भटकता घूम रहा था इधर उधर, लेकिन उसको एक शासन के लिए एक स्थायी साम्राज्य मिल गया। अब ये अगला युद्ध है आपका खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध क्यों लड़ा जाता है? देखो, बाबर के पास तो कोई रीज़न नहीं था, बाबर के पास अपना कोई रीज़न नहीं था। ये युद्ध लड़ा गया था मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा बोल सकते हैं हम लोग, उनके और बाबर के मध्य। बाबर ने ऐसे उसको एक रीज़न बनाया था कि जैसे हम लोग इब्राहिम लोदी से युद्ध किया था तो राणा संग्राम सिंह ने हमारा साथ नहीं दिया था, और राणा संग्राम सिंह को ये लगा था कि ये जैसे इब्राहिम लोदी को हराएगा और वापिस से अपने काबुल और फरगना वाले क्षेत्र की तरफ चला जाएगा। लेकिन इसका परिणाम कुछ उल्टा होता है। क्यों होता है कि बाबर को एक स्थायी साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक निश्चित स्थान चाहिए था, निश्चित साम्राज्य चाहिए था, लेकिन उसको नहीं मिला था। तो वो उसको स्थान मिला अपना भारत, और भारत में मिला अपना दिल्ली। अब उस समय वो दिल्ली का शासक था। राणा संग्राम सिंह तो उस बाबर को यहाँ से भगाना चाहता था, और उसने वो रीज़न बनाया कि उसने मेरा इब्राहिम लोदी के युद्ध हुआ था, उसमें राणा संग्राम सिंह ने हमारा साथ नहीं दिया। तो उन दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है, जिस युद्ध का नाम है अपना खानवा का युद्ध। कब होता है आपका? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। बाबर अपनी जो आत्मकथा वाली पुस्तक है बाबरनामा, उसमें ये बात लिखता है कि जो इब्राहिम लोदी था वो तो एक डरपोक किस्म का राजा था, लेकिन राणा सांगा के ऊपर उन्होंने कुछ पॉइंट लिखे थे। उन्होंने बोला था इब्राहिम लोदी से हटकर कुछ विपरीत था, बहुत ही ताकतवर शासक था। उसने अपने जीवन में 80 से 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी और लगभग उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ जीती थी। बहुत ही ताकतवर राजा था। तो उसको हराने के लिए तो आपको पता है कि काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा उसने, बाबर ने। तो उन्होंने क्या किया है, देखो, युद्ध हुआ था अपना खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को, और बाबर ने राजपूत राजा राणा सांगा को इसमें क्या किया था? पराजित किया था। और बाबर ने युद्ध के लिए किसका नारा दिया था? जिहाद का। जिहाद का मतलब क्या होता है? इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। बाबर ने खानवा के युद्ध को एक धर्म युद्ध बना दिया था, जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब अपनी सेना में उन्होंने बोल दिया था ये शराब को अपने को, जब तक हम लोग युद्ध में जीत हासिल नहीं करते हैं तब तक अपने को शराब को हाथ नहीं लगाते हैं। जितने भी शराब के बर्तन थे उनको उल्टा कर दिया था, मतलब कोई भी प्रकार का हम लोग नशा नहीं करेंगे। एक प्रकार का इस्लाम की रक्षा के लिए एक धर्म युद्ध बना दिया था। और युद्ध के पश्चात उसने गाजी की उपाधि, बोले तो काफिरों को मारने वाले की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि, वैसे क्वेश्चन आता है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद, किस युद्ध की जीत के बाद में गाजी की उपाधि ली, तो वो आपका युद्ध है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है आपका? खानवा का युद्ध। कहा जाता है कि इस युद्ध में बाबर ने राजपूतों को सरों को काट कर ऐसे मीनार के रूप में टीले का निर्माण कर दिया था। ऐसे टीला की तरफ, टीला बोलते हैं ना अपने राजस्थान में, थोरे बोलते हैं, ऐसे टीला बना दिया था। राजपूतों के सरों को काट कर किसी भी प्रकार की उसने कोई ऐसे उनके ऊपर दया भावना कुछ नहीं रखी थी। सरों को काट कर एक मीनार के रूप में टीले का निर्माण कर दिया था। इसमें क्वेश्चन आपके बनते हैं, युद्ध आपका हुआ था 17 मार्च 1527 को। राणा सांगा की इसमें हार होती है। और जिहाद का नारा बाबर ने सबसे पहले किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में दिया था। और गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद में धारण की? खानवा के युद्ध के रूप बाद में उन्होंने क्या की? धारण की। इसके बाद में अगला युद्ध है आपका, भाई बाबर को अपना स्थायी साम्राज्य यदि भारत में स्थापित करना था ना, तो इब्राहिम लोदी को हराने से कुछ नहीं होता है। उसने जब राणा संग्राम सिंह को उसने हराया तो ही वो उसने खुद को, भाई पहले उसको लगा था कि हम इब्राहिम लोदी को हरा कर यहाँ पर राज कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस समय उत्तर भारत का सबसे ताकतवर शासक था आपका राणा संग्राम सिंह। यदि बाबर ने सोचा कि यदि इसी को हम लोग पराजित करेंगे, इसको हराएंगे, तो यहाँ पर शासन व्यवस्था हम लोग चला सकते हैं, नहीं तो नहीं चला सकते। तो फिर वो खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें अपने क्या हुई, राणा संग्राम सिंह की हार हुई और उनका साम्राज्य अपना आगे बढ़ा। आगे युद्ध अपना चंदेरी का युद्ध। ये युद्ध लड़ा जाता है बाबर और राणा संग्राम सिंह के कार्यकर्ता जिनका नाम है मेदिनी राय, उनके मध्य लड़ा जाता है। चंदेरी की बात करते हैं, ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर एक स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था आपका अपना। तो चंदेरी का युद्ध कब होता है आपका? 29 जनवरी 1528 में होता है। तो चंदेरी था आपका, वो मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। उस समय की बात करते हैं हम लोग। और युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदार मेदिनी राय को क्या किया? पराजित किया। और उसकी 2 पुत्रियां थी अपने
दो पुत्र, एक तो हुमायूं और एक कामरान को क्या की, भेंट की। बड़े पुत्र थे, एक हुमायूं को भेंट की, एक किसको भेंट की, कामरान को भेंट की। और इस युद्ध में भी बाबर ने किसका नारा दिया, जिहाद का नारा दिया, इस्लाम के लिए धर्म युद्ध बना दिया था इस युद्ध को भी। राजपूत का इसमें भी वही खानवा के युद्ध की तरह राजपूतों का सिर काट कर ऐसे मीनार के रूप में टीले का क्या कर दिया था, निर्माण कर दिया था। आगे चर्चा करते हैं हम लोग। आगे है अपना घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध लड़ा जाता है मई 1529 को। कब लड़ा जाता है, 1529 को लड़ा जाता है। ये लड़ा जाता है बाबर और अफगानी शासक महमूद लोदी। महमूद लोदी का उस समय शासन व्यवस्था थी बिहार पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र की तरफ। ये भी बाबर को थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा था। तो बाबर ने क्या किया, अब अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ जो अफगानी शासक था उसको भी वहाँ से हटाने का क्या कर लिया, निर्णय लिया। तो ये युद्ध लड़ा जाता है बाबर और अफगानी शासक महमूद लोदी के मध्य। और महमूद लोदी की इसमें क्या होती है, हार होती है और उसको वहाँ का क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ता है। इस युद्ध का नाम घाघरा का युद्ध इसलिए पड़ा क्योंकि ये घग्गर नदी के निकट बोल सकते हैं, किनारे बोल सकते हैं, कुछ सैनिक उसके अंदर भी लड़ रहे थे। और ये बाबर का अंतिम युद्ध था। अंतिम युद्ध साबित क्यों हुआ, क्योंकि उसके बाद में बाबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है आपकी, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उनका जो शव है उनको पहले तो आगरा के आराम बाग में, जिसका निर्माण बाबर ने करवाया था, आराम बाग में दफनाया जाता है। और बाद में काबुल में दफनाया जाता है। काबुल वहाँ से निकाल कर काबुल में क्यों दफनाया जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी आत्मकथा में ये बात जाहिर की थी कि यदि मैं मरता हूँ और मेरे मरने के बाद में जो मेरा शव है उसको कहाँ पर दफनाना है, काबुल में दफनाना है। तो पहले तो दफनाते हैं आगरा के आराम बाग में और बाद में वो दफनाते हैं काबुल के, भाई बाद में कहाँ पर दफनाते हैं, अपना काबुल में दफनाते हैं। युद्धों को याद करने का एकदम सरल और शानदार ट्रिक है। बाबर आया, पानी पिया, पानी पिया का मतलब पानीपत का युद्ध हो गया। खाना खाया, खानवा का युद्ध हो गया। चाय पी, चंदेरी का युद्ध हो गया। घर गया, घाघरा का युद्ध हो गया और मर गया। मर कब गया, 26 दिसंबर 1530 को। हो सकता है कहीं पर डेट आपको अलग मिले, लेकिन बाबर की मृत्यु 1530 को हो गई थी। 1530 डेट है आपकी 26 दिसंबर। अब आगे बाबर पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है और उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाबर द्वारा लिखित पुस्तकों की बात करते हैं हम लोग। बाबर के द्वारा लिखित पुस्तकों की बात, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा जो खुद के द्वारा लिखी गई तुर्की भाषा में। किस भाषा में, तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में लिखी गई खुद की आत्मकथा की पुस्तक है जिसका नाम है आपका बाबरनामा तुजुक ए बाबरी। एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, जो था मुगल बादशाह जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, बाबर। और वो किस लैंग्वेज में थी, तुर्की भाषा में थी। और दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है खत ए बाबरी, जिसका दूसरा नाम बोल सकते हैं रिशाद ए उसद। ये भी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, बाबर के द्वारा लिखी गई थी। मेन पुस्तक तो आपको ऊपर वाली है बाबरनामा तुजुक ए बाबरी, जिसके खुद की आत्मकथा है। आत्मकथा खुद ने लिखी है। किस भाषा की बात करें, तुर्की भाषा की। ये भी आपकी खत ए बाबरी जो पुस्तक है वो भी किस भाषा में लिखी गई थी, ये भी आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। मुबैयान की हम बात करते हैं। मुबैयान नामक एक पद शैली है जिसकी शुरुआत किसने की थी, बाबर ने की थी। बाबर के काल में इसकी शुरुआत की गई थी। मुबैयान नामक पद शैली, इसकी शुरुआत किसने की थी, बाबर ने की थी। और सिक्कों की बात करें, एक नाम है शाहरुख नामक चांदी के सिक्के। शाहरुख नामक चांदी के जो सिक्के हैं वो किसके द्वारा चलाए गए, बाबर के द्वारा चलाए गए। तो ये था आपका बाबर का जीवन परिचय। बाबर का प्रारंभिक संघर्ष हो गया। बाबर का भारत के जो सीमा वाले क्षेत्र थे वहाँ पर आक्रमण की बात होगी। भारत के अंदर के जो युद्ध हो गए और उसकी मृत्यु की लेकर उसके जो मेन जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हम लोगों ने एक थोड़े से टाइम में इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है। बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक था, इसके बाद में आगे हुमायूं की, अकबर की, अलग अलग वीडियो में हम अलग अलग ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले थे। तो मिलते हैं जल्द ही आपको नेक्स्ट सेशन हुमायूं का इतिहास के लेकर जल्दी आएंगे आपके पास। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।